एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। और आज आपकी क्लास नंबर 34 है ग्रामर की। आज भी आपको 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं और ये क्वेश्चन मिसलेनियस टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो बच्चों प्लीज़ अंत तक बने रहें और अपने स्कोर मेरे साथ सेव करते रहें। तो चलेंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ पुरानी बातें हो जाएं। जैसे एक सेंटेंस मैंने दिया था, एक क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए। तो किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि यहाँ पर टू हार्ड का प्रयोग क्यों नहीं होगा, हार्ड का ही प्रयोग क्यों होगा। तो बच्चे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो TOO होता है वो एक प्रकार का आपका एडवर्ब की तरह काम करता है, समझ पा रहे हैं ना। और ये जो है, जब इसके साथ कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब लग जाता है तो इसके साथ जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आगे आप TO2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस TOO का मतलब ही होता है निगेटिव सेंस में। जैसे अगर आपको कहना है चाय बहुत गर्म है तो आप कहोगे द टी इज़ टू हॉट, मतलब इतना हॉट है कि आप नॉर्मल से उसको ज़्यादा जो है दर्शा रहे हो। टू हॉट मतलब बहुत गर्म है, समझ पा रहे हैं ना। अब अगर आपको आगे बोलना हो, यहीं पर आप बात ख़त्म कर लें, द टी इज़ टू हॉट, तो आपने कंप्लीट कर लिया। अब ये हॉट एक एडजेक्टिव है और TOO आपका एक एडवर्ब है, बात समझ पा रहे हैं ना। बट अगर आप यहाँ पर TOO के साथ ये हॉट लगाए, अब आगे कहना है द टी इज़ टू हॉट, इसके बाद टू ड्रिंक या टेक इट, मतलब इतना गर्म है कि इसको नहीं पिया जा सकता। कुल मिला जुला करके आपने निगेटिव सेंस में TOO का यूज़ किया, भले ही आपने नॉट का यूज़ नहीं किया। ये रूल हो गया TOO का। फिर TOO का प्रयोग आपको समझना होगा कि ये हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह यूज़ होता है। एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई करता है और एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। और जो यहाँ पर आप TOO और हार्ड लगाने की बात कर रहे हैं ना, तो ये तो टू और हार्ड सही तो लग रहा है, लेकिन यह डाई के साथ नहीं सेट होगा ना। डाई एक वर्ब है और वर्ब यहाँ पर है, इस वर्ब के लिए इस TOO का प्रयोग नहीं किया जाना है कि टू हार्ड, यानी कि ऑड ओल्ड हैबिट्स टू डाई टू हार्ड, मतलब डाई टू हार्ड। यहाँ पर डाई एक वर्ब है। अब डाई हार्ड अगर आप कह दें तो डाई हार्ड का मतलब ये एक प्रकार का ये कहावत भी है। जैसे आप कहते नहीं हो कि लुक बिफोर यू लीव, मतलब चादर जितनी पैर उतनी ही फैलाओ। तो यहाँ पर एक आपका कहावत के सेंस में भी एक यूज़ होता है। आइडियम्स एंड फ्रेजेस आप कह सकते हैं, प्रोवर्ब कह सकते हैं। ये पूरा एक सेंटेंस ही इस तरीके से, आप इसको कहीं पर भी बुक में पा जाएंगे, सर्च भी मार सकते हैं। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, इतना लिख के आप नेट पे सर्च मार लें तो ये पूरा स्टेटमेंट ही अपने आप में यही करके कंप्लीट करता है। बात समझ पा रहे हैं ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मच हार्डली और टू हार्ड का प्रयोग ना हो करके सिर्फ हार्ड का प्रयोग हो रहा है, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपको TOO हार्ड नहीं यूज़ करना है। अब आप देखें, अगर TOO के साथ आप एडजेक्टिव यूज़ करें तो कहीं पर भी आपको वर्ब आगे नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से डाई मतलब पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कि यू आर टू फास्ट, तो आप कह रहे हैं कि यू आर टू फास्ट, ठीक है, यू आर टू फास्ट टू रन। अब आप कह रहे हैं कि तुम इतने तेज हो कि तुम नहीं जो है दौड़ सकते। यहाँ पे आप ये टू फास्ट जो है ये निगेटिव सेंस में आप यूज़ कर रहे हो, जैसे आप किसी को टांट कर रहे हो, इस तरीके के सेंस में आप TOO का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। किसी चीज़ की इतनी अत्यधिकता हो जाए, यानी कि कह सकते हो ज़्यादा हो जाए कि आप इसको ना बर्दाश्त कर पाए, कहते ना दिस इज़ टू मच, मतलब यही पर्याप्त है, अब इससे ज़्यादा मत करना। तो इस सेंस में आपका टू हार्ड का प्रयोग होता है। और यहाँ पर आपका जो हार्ड लिखेंगे, ये तो पहला तो ये पूरा बना बनाया सेंटेंस है, ये कंप्लीट करने को है आया हुआ है, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। इसी सेंस में TOO का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, समझ पा रहे हैं ना। अगर TOO ना होता तो आपका हार्ड कंप्लीट ये सही था सेकेंड ऑप्शन में। और यहाँ डाई अगर है तो डाई के सेंस में भी आपका टू नहीं यूज़ किया जाएगा, हार्ड ही यूज़ किया जाएगा। जैसे रन के साथ टू फास्ट नहीं यूज़ करते हो ना, आज फास्ट यूज़ करते हो, टू फास्ट नहीं। आप यू रन फास्ट, तो क्या हो जाएगा,
आप बहुत तेज दौड़ते हैं। अब यहाँ फास्टली भी नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। अगर आपको किसी से कंपेरिजन करना हो तो फास्टर देन कह सकते हैं, ठीक है। तो आपने कंपेरेटिव बना दिया एडवर्ब का। ओके, तो आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा, जो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ जाएं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब स्टार्ट करते हैं। अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्लास नंबर 34 का पहला क्वेश्चन है। ही हैज़ डन नथिंग, फिल इन द ब्लैंक है। ही अराइव्ड, ARIVED होता है, ये अराइव्ड की स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है। तो आप देखिए VED होगा, यहाँ पर डबल ई हो गया है, ये आपका, इसको आप ध्यान करें, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, VED होता है। ओके, अब देखिए ऑप्शन आपको मिल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर, दूसरा सिंस, तीसरा फ्रॉम और चौथा आफ्टर। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बताएं। ही हैज़ डन नथिंग, ही अराइव्ड, बताइएगा। यहाँ पर फॉर, सिंस, फ्रॉम और आफ्टर, इसमें से क्या यूज होगा। देखिएगा यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग होगा, ठीक है। आफ्टर का प्रयोग होगा, या फॉर का प्रयोग होगा, या फ्रॉम का होगा, क्या होगा बताएं। देखिए कुछ नहीं करना आपको, सीधे आप देख लें। हैज़ आया है ना, अब कह रहा हैज़। अब आपको एक रूल बताया गया था टेंस में कि जब कभी प्रेजेंट परफेक्ट हो तो शांति से आप सिंस लगा दें, याद आया होगा। एक और नियम बताया गया था, यदि सिंस बीच में हो तो सिंस के बाद आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। जो बच्चे कंटिन्यूअसली होंगे उन्हें याद होगा। और सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट, याद आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। आफ्टर का, फॉर का, फ्रॉम का नहीं यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सीधा सीधा रूल है बच्चों, सिंस के पहले आपका प्रेजेंट परफेक्ट और सिंस के बाद सिंपल पास्ट, बस यही आप जान लें, आपका काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन, आई मीन टू से, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बनते हैं, ठीक है। तो आप इसको, फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान करें। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना सेकेंड क्वेश्चन है, चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपको दिए गए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अपना पहला सेंटेंस है व्हाट अम्यूज्ड यू। अब इस सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको चेंज करना है। व्हाट यू आर मेड टू अम्यूज्ड बाई, by what are you being amused, by what were you amused, by what have you been amused, क्या करेक्ट होगा बताइए। आप सबसे पहले टेंस पहचाने। टेंस आपका क्या है, टेंस सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना। अब यहाँ भले ही सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर यू आपका सब्जेक्ट है, तो यू आपका सब्जेक्ट आगे आएगा आपका बाई वॉट। इसके बाद अब चूंकि ये पास्ट इंडिफिनिट है तो या पर वॉज या वर लगेगा, ठीक है, वॉज या वर। अब आप देख पा रहे हैं कि जब सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर ढूंढेंगे। वॉज वर किस में है, ए ऑप्शन में नहीं है, मिल गया ना। ए में नहीं है तो नहीं होगा, और डी में भी नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट है, नहीं होगा। आप इस सेंटेंस को देख के कंफ्यूज ना हो कि व्हाट अम्यूज्ड यू आया है तो यहाँ सब्जेक्ट कहाँ ढूंढें, ऑब्जेक्ट कहाँ ढूंढें। क्या तुम्हें अम्यूज्ड मतलब होता है अम्यूजमेंट, माने मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, समझ पा रहे हैं ना। उसी से अम्यूज और अम्यूजमेंट, अम्यूजिंग, तमाम वर्ड्स बनते हैं। तो ये आपका यूज ऑब्जेक्ट यहाँ है, बाकी आके सब्जेक्ट बनेगा। तो अब आपको जैसे बाई होम करते हैं आप, अब यहाँ पर आपने देख लिया ना कि या तो बी होगा या तो सी होगा, ए और डी नहीं होगा। सेंटेंस में आपने टेंस पहचान लिया। अब जैसे बाई होम करते हो वैसे आपको बाई वॉट कर देना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं ना। बाई होम जैसे करते हैं वैसे बाई वॉट कर देना पड़ेगा। बाई वॉट, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यू को सब्जेक्ट अगर बनाएंगे तो यू का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। आपको यू को फिर से सब्जेक्ट के स्थान पर लाना होगा। अब यहाँ पर यू के साथ वर होता है तो सीधे आप कर दें और अम्यूज्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, और आपने जो है
इन क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो, बाय व्हाट वर यू अम्यूज्ड किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे हैं, ठीक है। सी में आप देख पा रहे हैं, ए में प्रेजेंट को जो है बना दिया है, डी में भी प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया है, और बी में भी देखिए आर कर दिया है। तो यदि आप इसको जो है आगे पीछे नहीं भी कर सकते थे तो आप एलिमिनेट करके ऑप्शन को आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को नहीं आते हैं या वो कंफ्यूज करते हैं, तो आप एलिमिनेशन वाली स्टाइल अपना करके अप्रोप्रिएट आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर तो वही यही लागू हुआ है कि आपने कौन सा नहीं होगा को हटाया और कौन सा होगा तुरंत आपको मिल गया, ठीक है। ए में भी देखिए आर, बी में भी आर और डी में भी आपका प्रेजेंट, तो पास्ट का पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। समझ पा रहे हैं ना। आगे बढ़ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, बताइएगा। आई सेट कॉमा, आई सेट कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में आई केम हेयर यस्टरडे, बताइए। फटाफट इसको चेंज कर लें, बहुत आसान है, बस आप इल्यूजन में ना फंस जाएं। इल्यूजन मतलब होता है दृष्टि भ्रम हो जाना, मन मस्तिष्क में कुछ और चले और आपने गलत आंसर को करेक्ट करके चले आना। क्योंकि कई बार होता है हमें, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा कि जो दिमाग में चलता है वही दिख भी जाता है प्रेशर में। ओके, एग्जाम का प्रेशर बहुत से बच्चे नहीं झेल पाते हैं, तो उसका एकमात्र तरीका है मेनी टाइम्स प्रैक्टिस। बताएं, पहला ऑप्शन देख लें। आई सेड दैट आई केम हेयर यस्टरडे, बस आपको ध्यान कर लेना है 5 बातों का। क्या करते हो, आपको सेड या सेड टू को यानी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना पड़ता है, कंजक्शन का यूज़ करना पड़ता है, टेंस चेंज करना पड़ता है, समझ पा रहे हैं ना, प्रोनाउन चेंज करना पड़ता है, और आपको नियरनेस वर्ड चेंज करना पड़ता है। यही 5 बातें आप ध्यान रखिए, जिसमें हुआ हो आपको आंसर ढूंढ लेना है। देखिए, जब ये पास्ट है तो टेंस चेंज होगा और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है। पहला देखिए, पहला ऑप्शन नहीं होगा। क्यों भाई नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा टेंस चेंज किया ही नहीं है। और यहाँ पर हेयर का देयर होना चाहिए, यस्टरडे का द प्रीवियस डे होना चाहिए, समझ पा रहे हैं ना। और यहाँ पर देखिए हैड कम होना चाहिए, तो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में भी नहीं है। सी डी के वो पकड़ लें तो सी ऑप्शन में तो हैड कम है बट हेयर नहीं चेंज किया है, तो ये भी गलत हो गया। और डी ऑप्शन में हेयर को देयर चेंज कर दिया है। 5 बातों का तो ध्यान रखें। आई आपका प्रोनाउन, जो प्रोनाउन चेंज हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वही उतर जाता है। हैड कम टेंस चेंज हुआ है, नियरनेस वर्ड हेयर को देयर किया है, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, तो जिसमें आपको करेगा चेंज वही आपको चुन लेना है। देखिए बहुत से बच्चे यहाँ सी ऑप्शन जल्दी जल्दी में लगा देंगे, तो यहाँ पर हेयर को देयर नहीं किया है, इसलिए सी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। ऐसा बहुत बार होता है, और जब आप OMR फिल कर देते हो तब आपको लगता है गलती हो गई, या कई बार एग्ज़ाम से बाहर आते हो तब याद आता है कि नहीं इसका इसका ये होगा, तो आप वहीं पर डिप्रेस हो जाते हो, और उसी चक्कर में जब एग्ज़ाम में बैठ के गलती करते हो तो कई बार एक क्वेश्चन के पश्चाताप में और भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, माई डॉटर विल बी डिसअपॉइंटेड, आपको कंप्लीट करना है। आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है अनलेस आई एम नॉट होम बाई 7 PM, मतलब जब तक मैं 7 बजे तक घर ना रहूं, पहुंच जाऊं या पहुंच जाऊंगी, तब तो मेरी डॉटर डिसअपॉइंट हो जाएगी। मतलब मेरे जो है घर ना पहुंचने, 7 बजे तक ना पहुंचने से मेरी डॉटर डिसअपॉइंट हो जाएगी। दूसरा, यदि मैं 7 बजे तक नहीं पहुंचूंगा तो डिसअपॉइंट हो जाएगी। और तीसरा, अनलेस आई हैव गॉन, मतलब घर नहीं जाऊंगा 7 बजे तक। और डी, अब आपको जो है एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपको बस ग्रामर के रूल को फॉलो करना है, ऐसा मीनिंग निकाल के कुछ ना चले, ठीक है। देखिए क्या आपको बताया गया था कि यदि फ्यूचर में हो तो आगे का किस में होगा, प्रेजेंट में, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ भी प्रेजेंट, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, चारों ऑप्शन प्रेजेंट में है। अब और आगे बढ़ें, कह रहा है अनलेस आई एम नॉट। आपको एक बात तो पता है ना भाई मेरे, अनलेस और अनटिल के साथ, ठीक है, अनलेस और अनटिल के साथ कभी भी नॉट का, नो का, नेवर का प्रयोग नहीं होता।
अब जब नहीं होता तो आप मीनिंग बिठा रहे होगे और आपको ऑप्शन नंबर ए जल्दी से करेक्ट हो जा रहा होगा। या तो शर्त की बात हुई है, कंडीशन की, और अनलेस तो कंडीशन है, लगा दो फटाफट, है ना। लेकिन देखिएगा, तनिक भी कंफ्यूज ना हो, अनलेस के साथ अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता। अनलेस और अनटिल के स्थान पे जब आप इफ़ का प्रयोग कर देते हैं तो नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। इफ़ आई एम नॉट होम मतलब यदि मैं 7 बजे तक घर नहीं रहूँगा उपस्थित या जाऊँगा तो मेरी डॉटर डिसअपॉइंट हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी क्यों नहीं सही है? अनलेस वाला क्लॉज प्रेजेंट में रहता है यदि फ्यूचर में है, और प्रेजेंट इनडिफिनिट या लिंकिंग वर्ब के साथ प्रेजेंट। आई हैव गॉन नहीं जा चुका हूँ, ठीक है। अब चुका हूँ तो ये तो काम पहले ही कंप्लीट कर रहा है। और डी ऑप्शन देखिए, आई एम गोइंग होम घर जा रहा हूँ, तो जब तक नहीं का सेंस आ रहा है और घर जा रहा हूँ का भी सेंस आ रहा है। आपको ध्यान करना है कि घर पर नहीं रहूँ उपस्थित यदि मैं, तो मेरी डॉटर 7 बजे तक नहीं रहूं तो डिसअपॉइंट हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं ना। तो आप चाहे मीनिंग निकालें चाहे ग्रामेटिकली देखें, अनलेस वाला क्लॉज पहला वाला जो है, पहला ऑप्शन, उसमें नॉट की वजह से गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, अनलेस के स्थान पे इफ़ का प्रयोग करके नॉट का प्रयोग किया जा सकता है। और तीसरे ऑप्शन में आई हैव गॉन कह रहा है तो यानी काम पहले ही कंप्लीट कर दिया। और अनलेस वाला क्लॉज प्रेजेंट इंडिफिनिट या लिंकिंग वाले प्रेजेंट के साथ रहता है, परफेक्ट परफेक्ट में नहीं रहता। और आई एम गोइंग जा रहा हूँ तो प्रोसेस है, और कंडीशनल सेंटेंस प्रोसेस में नहीं होता है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना होगा कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कंडीशन आपको बताएंगे। तो याद रखेंगे, इफ़ है, अनलेस है, अनटिल है, आप नोट करना चाहें तो नोट करें। इन केस है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो आ जाए तो आपको जान लेना है कि कंडीशनल सेंटेंस की बात हो रही है। सपोजिंग है, ठीक है, सपोजिंग नोट कर लिया होगा आपने। सपोजिंग के बाद आप पहुंच जाएं प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट। ये सारे कंजक्शन आपको हमेशा कंडीशन को बयां करेंगे। और आप देखें बट फॉर एक साथ आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट के साथ वर, जैसे आप कहते नहीं, आई विश आई वर, एज इफ आई वर, इस तरीके से। तब आप इमेजिनेशन या कंडीशन की बात करते हैं। यदि मैं चिड़िया होता तो आप क्या कहते हो? इफ़ आई वर अ बर्ड, ठीक है। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो यानी कि चिड़िया होने की शर्त है तब ना आसमान में उड़ते। समझ पा रहे हैं ना। तो ये सारे वर्ड्स अगर कहीं आए तो आपको फाइंड आउट कर लेना पड़ेगा कि ये सारे शब्द कंडीशनल सेंटेंस को बयां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, प्लीज। अब कह रहा है द लाइट, फिल इन द ब्लैंक भरें। फ्रेजल वर्ब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब होते क्या है? एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन, दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। समझ पा रहे हैं ना। एक वर्ब एक प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब होता है। पुट पुट टेक, चार मिला है आपको, पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट आउट और पुट ऑफ। टेक ऑफ क्या होगा बताएं। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, प्लीज कह रहा है ना, सूर्य चमकदार चमक रहा है, आप क्या करो? क्या करो? लाइट को बुझा दो की मीनिंग निकल रही है ना। प्लीज पुट ऑन मतलब ऑन करना। पुट ऑन का मतलब होता है, ऑन करना नहीं भाई, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। पुट ऑन मने पहनना होता है, ठीक है, टू वियर। पुट ऑन योर शूज़ मतलब अपने शूज़ पहन लो। पुट ऑफ मतलब होता है उतारना, अपने शूज़ उतार दो। समझ पा रहे हैं ना, उतारना। और पुट आउट मतलब होता है बुझाना, ठीक है, बुझाना। किस किस सेंस में? कैंडल के सेंस में, कैंडल के सेंस में आप इसको बुझाने को यूज़ कर सकते हैं। सिगरेट के सेंस में और लाइट के सेंस में। समझ पा रहे हैं ना, लाइट के सेंस में। तो कैंडल, सिगरेट और लाइट, इसको बुझाने के सेंस में पुट आउट होता है, ओके, पुट आउट। टेक ऑफ मतलब होता है जहाज उतारना या लैंड कराना, तो टेक ऑफ हो जाएगा, ओके। पुट ऑन मने पहनना, पुट ऑफ मने उतारना, पुट आउट मने बुझाना। समझ पाए। तो फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करें। कॉल का, टेक का,
है ना। बैक का, बियर का, ब्रिंग का, पुट का, टेक का बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। लुक वाले भी बहुत सारे शब्द हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस के माध्यम से भी नोट लर्न कर सकते हैं। और अगर आपको ये हो कि मुझे लिख के लर्न करना है, तो आपको किसी भी ग्रामर की बुक में फ्रेजल वर्ब की लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाएगी। ओके, तो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस। आपको फिल इन द ब्लैंक मिल रहा है। 1914 एंड 1918। आपको पता है ना, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। और द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था बताइएगा। कौन बच्चा बताएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। द्वितीय विश्व युद्ध बताइए बताइए। 1939 से स्टार्ट होता है, 1945 1939 से 1945 तक, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध चला। प्रथम 1914 से 1918 के बीच में, ठीक ना। बताइएगा क्या करेक्ट होगा यहाँ। ड्यूरिंग, फ्रॉम, बिटवीन, इन। हिंट आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तनिक भी कंफ्यूज ना हो। देखिए, यदि आप फ्राम करते हैं तो याद कर लें, फ्राम के साथ हमेशा टू होता है। दिल्ली से मुंबई तक या टिल होता है, दोनों आ सकता है। दिल्ली से मुंबई तक, ठीक है। तो फ्राम 1914 टू 1918 होता, तब तो आप करते फ्राम। बात समझ पा रहे हैं ना। और ड्यूरिंग अकेला होता है, ड्यूरिंग के साथ कुछ नहीं आता, इन के साथ एंड नहीं, बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है, ठीक है। तो आपको हमने बताया ना कि हिंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, बिटवीन के साथ एंड आता है, याद कर लें। तो बिटवीन मैंने बताया भी के बीच में, 14 से 18 के बीच में। ओके, तो बिटवीन अपना करेक्ट आंसर होगा। अब ये तो आपका ये प्रीपोजिशन के संदर्भ में यूज़ हो गया। एक चीज़ और ध्यान रखें, बिटवीन के साथ जब नाउन आता है, ठीक है, तो नाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में होता है, बिटवीन के साथ एंड फिक्स है आना। ओके, ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे अगर आपको कहना हो कि तुम्हारे और मेरे बीच में, ठीक है, तो हो जाएगा बिटवीन यू एंड आई कि बिटवीन यू एंड मी। देखिए, बिटवीन यू से तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि यू तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है। यू एंड आई एक मिला, और दूसरा आपको मिल जाएगा ऑप्शन में बिटवीन यू एंड मी, और वहीं आप हो जाओगे कंफ्यूज, हो जाओगे ना। तो याद रखिए, मी वाला करेक्ट है, आई वाला इनकरेक्ट है। यहीं पर हमने काट दिया, नोट कर ले। बिटवीन यू एंड मी होता है, ना कि बिटवीन यू एंड आई। और जब आप बोलते हो तो गलत बोलते हो, ग्रामेटिकली ध्यान देना, ठीक है। आपको ग्रामर को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर के जब क्वेश्चंस आप करोगे तो ये फॉर्मल इनफॉर्मल जो आप चलाते हो ना कि फॉर्मल है, चलता है, ग्रामर में नहीं कुछ चलेगा। ग्रामर हमेशा अपने रूल को लेके चलेगा। यहाँ पर आप जो है तात्पर्य नहीं दिखाएंगे कि आपका तात्पर्य क्या है, ठीक है। लेट हो गया, लेट, मेक, ठीक है। और बिटवीन, बिटवीन के साथ जब एंड हो, अकेले एंड होगा तब तो यू एंड आई सही है, लेकिन जब बिटवीन के साथ एंड हो तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस माने मी, हिम, समझ पा रहे हैं ना, हर, ठीक है ना। और यू तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सेम होता है, तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हर तरीके से समझ में आ गया कि फिर से समझाएं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। नाइट केम ऑन एंड रूम, इसके बाद आपको ब्लैंक मिला है डार्क। बताइए, रात आई और रूम क्या हो गया, अंधेरे में जो है कन्वर्ट हो गया। आपको कहना पड़ेगा ना, क्योंकि केम बता रहा है ना हिंट कि मैं पास्ट में हूँ। क्यों, तो आपको जब पास्ट ये बता रहा है तो आप प्रेजेंट के पीछे क्यों भागेंगे। ग्रीव डार्क, ठीक है। या गॉट डार्क भी होता है, जैसे आपको कहना अंधेरा हो रहा है तो इट इज़ गेटिंग डार्क आप बोलते हो, ठीक है। गेटिंग डार्क क्योंकि आप एक ना प्रोसेस बता रहे हो, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर रात आई और अंधेरा, ग्रीव डार्क मतलब बढ़ गया। ग्रो मने बढ़ना, ग्रीव मने सेकेंड फॉर्म, और ग्राउंड जो है इसका थर्ड फॉर्म होता है। ओके, अब देखिए, एक पास्ट कहे तो दूसरा फ्यूचर कैसे कहोगे, एक पास्ट कहे तो प्रेजेंट कैसे होगा, ठीक है। तो समझ पाए ना, सी ऑप्शन,
इस तरीके के क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में मिल जाएंगे। कहने को आपको बहुत आसान सा लगेगा, बट जब आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे तब आप उसमें कोरिलेट जब करोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, है ना। और नहीं होना है तो प्रैक्टिस करिए। ओके, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें बच्चों। मेडिटेशन इज, अब आपको फिर से कंप्लीट करना है। आज मैंने फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन को दबा दबा के डाले हैं ताकि बच्चों को पता चले कि फिल इन द ब्लैंक वाली टॉपिक इतनी इजी नहीं होती। किसी भी ग्रामर के टॉपिक को बच्चों उठा करके फिल इन द ब्लैंक्स में बना देगा। इसका कोई कैटेगराइजेशन नहीं आप कर सकते कि टेंस वाले को पूछेगा तो कंजक्शन वाले को नहीं पूछ सकता, समझ पा रहे हैं ना। प्रीपोजिशन नहीं पूछेगा तो फ्रेजल वर्ब नहीं पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। आपको हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। मेडिटेशन इज वे टू काम योर नर्व्स, क्या है ना, ध्यान लगाना, ध्यान मग्न होना। क्या आप इसको क्या करोगे, अ बेस्ट, द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट और एन बेस्ट। बहुत से बच्चे मुझे लगता है सी ऑप्शन को करेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन बच्चों दुर्भाग्यवश आप गलत हैं, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे एक वन ऑफ द बेस्ट मतलब बढ़िया तरीका है जो है क्या, नर्व्स को शांत करने का या फिर जो है थोड़ा सा आराम देने का। बट यू ऑल आर रॉन्ग, ठीक है। अब जब आपको मैंने गलत साबित कर दिया तो आप कहोगे आ बेस्ट एन बेस्ट तो बिल्कुल होता ही नहीं है। द का प्रयोग हमेशा सुपरलेटिव के पहले होता है ना, तो द बेस्ट वे होगा। अब बहुत से बच्चों के मन में आ रहा होगा ऐसे कैसे मैम, क्यों आखिर वन ऑफ द बेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर बच्चे गलत किए होंगे और जो बच्चा द बेस्ट कर रहा है उनका सही है, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपको तनिक भी कंफ्यूज नहीं होना। अब वन ऑफ द बेस्ट क्यों नहीं होगा, इस रूल को आप याद करें। वन ऑफ द के बाद जो सुपरलेटिव डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक, इसके बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होता है। याद आया, नहीं आया तो पहले इसको नोट कर लें। वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द के बाद जो सुपरलेटिव डिग्री आएगी उसके बाद हमेशा नाउन प्लूरल। वन ऑफ, यू आर वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ ऑल द क्लास, है ना, या यू आर द वन ऑफ द, यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मतलब आप कह रहे हो कि मेरी कक्षा की सभी विद्यार्थियों में तुम ही एक बेस्ट हो। बात समझ पा रहे हैं ना। तो आपको जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल व्यक्त करना पड़ेगा। अब जब वे आपका वेज होता यानी कि बहुत सारे तरीकों में एक बढ़िया तरीका है मेडिटेशन, तब तो आप सी ऑप्शन करेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपको बंधन दे दिया कि वे आपका प्लूरल नहीं है। जब नहीं प्लूरल है तो द बेस्ट वे करेक्ट होगा। मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू काम योर नर्व्स। और भी अच्छे से इसको देख लें, जैसे कह सकते हो यू आर द बेस्ट बॉय, ठीक है ना, ऑफ माई क्लास। एक तरीका तो ये है आपको कहने का, दूसरा तरीका ये भी है यू आर, लेकिन तरीका बदल जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, तब आपको बॉयज़ करना पड़ेगा, बॉयज़ ऑफ ऑल माई क्लास, है ना, या ऑफ माई क्लास। बात समझ पा रहे हैं ना। तो आपको ध्यान करना पड़ेगा जब आप वन ऑफ द बेस्ट का यूज़ करेंगे तो नाउन प्लूरल, लेकिन खाली बेस्ट का यूज़ करें द के साथ तो नाउन सिंगुलर होगा। ओके, नोट कर लें, याद आ गया होगा, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। आई गॉट यूज्ड, इसके बाद कह रहा है आगे ऑन द राइट व्हेन आई वॉज इन द यूएस फॉर 2 ईयर्स। बताइए क्या करेंगे। जैसे आप क्या कह रहे हो, मैं ड्राइविंग किया करता था, समझ पा रहे ना, किया करता था। कोई पास्ट हैबिट हो तो यूज टू का प्रयोग किया जाता है ना, और यूज टू, अब आपने टू को याद कर लिया, अगर कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है तो यूज्ड के साथ हमेशा टू आता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है।
तो अगर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं भी याद है, मानते हैं नहीं याद है अगर, तो ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले आईएनजी को हटाना पड़ेगा, आईएनजी वाले बाई को हटाना पड़ेगा। अब या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आईएनजी आपका यूज्ड टू आपके दिमाग में बन गया, तो आईएनजी आएगा ही नहीं। तो आप क्या करोगे, खाली अगर यूज हो, बात कर समझिएगा, खाली यूज हो तो आईएनजी आता है, कहते नहीं हो दिस इज नो यूज डांसिंग, डांस करने का कोई फायदा नहीं, तो यूज के बाद आईएनजी आप लगा सकते हैं। लेकिन जब यूज्ड टू मॉडल एक्सिलरी वर्ब की तरह यूज करेंगे तो आप नहीं लगा सकते, समझ पाए ना। आगे बढ़ जाए, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई गॉट यूज्ड टू ऑन राइट व्हेन आई वॉज इन द यूएस फॉर 2 years, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टू ड्राइव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। आगे बढ़ जाए, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। वी आर गुड फ्रेंड्स, वी फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो बताइएगा वी नो ईच अदर, वी न्यू ईच अदर, वी नोन ईच अदर, या हैव नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बताइए क्या नहीं होगा उसको अगर आप ध्यान दें तो क्या होगा, फटाफट आप अभी अपने आप ही जान लेंगे। और सीधे आंसर आ रहा है तो सबसे बढ़िया तरीका है, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप क्वेश्चन के दिए गए हिंट को समझें। प्रेजेंट दे दिया ना, तो पास्ट पर क्यों जाएं, तो जब पास्ट पर नहीं जाएंगे तो यानी कि बी ऑप्शन से सर दर्द खत्म हुआ, बी ऑप्शन नहीं होगा। अब ए सी डी में से कोई होगा, ए सी डी में से कोई जब होगा तो आप सीधे से कह रहे हैं ना भाई कि वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे मित्र हैं, हम लोग एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं, सामान्य सी बात तो ये तो आप कह रहे हैं, ठीक है। जान चुके हैं नहीं होता है, कभी भी आई नो यू नो इस तरीके से बोला जाता है, प्रेजेंट का यूज़ किया जाता है। और वी के साथ बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म आ ही नहीं सकता, ठीक है। और एक दूसरे के लिए तो ईच अदर आना है, तो भी यहाँ पर हैव नोन नहीं सही होगा। और बी ऑप्शन तो न्यू की वजह से पहले ही कट छट गया, सी ऑप्शन में थर्ड फॉर्म नहीं आएगा बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो आपका ए ऑप्शन वैसे भी सही है। और अगर सीधे आंसर जान रहे हैं तब तो जान अच्छी बात है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द होटल वॉज नॉट टू एक्सपेंसिव। अब कह रहा है होटल वॉज नॉट टू एक्सपेंसिव। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन टैग ढूंढना है। तो आपको बताया गया है ना कि जो टैग होता है वो यदि निगेटिव, जो स्टेटमेंट है वो निगेटिव में है तो टैग अफर्मेटिव में होगा। अब आप सीधे देखो, इस निगेटिव को हटा दो, इसको हटा दो, यहाँ पे वॉज हिंट दे ही दिया है तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पास्ट है तो प्रेजेंट होगा ही नहीं, सीधे से आंसर आपने कर लिया। वॉज नॉट है तो वॉज इट कर दोगे, और होटल की वजह से आपका नॉन लिविंग इट यूज ही हुआ है, ओके। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना, मुझे लगता है समझ पा रहे हैं। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, एज एंड एक्सपीरियंस। अब कह रहा है ब्रिंग विजडम टू मैन, हैव ब्रॉट और आर ब्रिंगिंग और ब्रिंग्स। तो आप कहते नहीं हो, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एंड से भले ऐड हों बट वो होते सिंगुलर हैं, जैसे कहते हैं करी, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरेज, अप्स एंड डाउन्स, प्रॉस एंड कॉन्स, एज एंड एक्सपीरियंस। तो ये होते सिंगुलर हैं, देखने में एंड से लगे होते हैं और लगते प्लूरल हैं। तो अब यहाँ पर बात ही तो कह रहे हो कि उम्र और अनुभव ये दोनों एक आदमी की बुद्धिमत्ता को लाता है, तो लाता है आप सीधे कह रहे हो ना, तो यहाँ पर कैसे प्लूरल होगा, यहाँ हैव और ये है नहीं, ये एक प्रकार की कहावत वाली स्टेटमेंट है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। और एज एंड एक्सपीरियंस, हॉर्स एंड कैरेज, और आप कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी, टाइम एंड टाइड, और मैंने क्या बताया, हॉर्स एंड कैरीज, अप्स एंड डाउन्स, प्रॉस एंड कॉन्स, करी एंड राइस, ब्रेड एंड बटर। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एंड से लगे होते हैं बट वो होते सिंगुलर हैं, ओके। नाउन का टॉपिक है ये, बट एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ही ड्रोन फ्रॉम महाराष्ट्र, ही ड्रोव फ्रॉम, ड्राइव का सेकेंड फॉर्म है महाराष्ट्र। अब फ्राम आया है तो टू आ ही जाएगा, मुझे लगता है आपको पता भी चल गया होगा। फ्राम हो और कुछ हो बीच में तो इसके साथ टू या टिल होता है, और फिर कुछ हो तो फ्राम क्या कर देंगे आप, फ्राम आया था, ये देखिए फ्राम यहाँ पर आया है तो यहाँ पर टू कर दो, महाराष्ट्र से कर्नाटका
विदाउट रेस्ट, यानी कि विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट माने बिना रुके। तो फ्रॉम और टू आप जान ही रहे हैं ना, 2 से 3, तो फ्रॉम 2 o'clock टू 5 o'clock, ठीक है, 2 से 5, तो फ्रॉम के साथ टू लगता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड ऑल द क्लास। क्या इसमें एरर है? एरर फाइंड आउट करना है। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, मुझे लगता है आज का ये सबसे आसान प्रश्न है। देखिएगा, बस तनिक भी ना घबराएं, यहाँ तक सही है, यह भी सही है, ऑल आ गया है ना, तो क्लास ना होके क्लासेस होना चाहिए ना भाई, प्लूरल होना चाहिए, तो क्लासेस, ऑल द क्लासेस। ओके, तो आपको पता चल गया कि सी ऑप्शन में एरर है, सी पार्ट में एरर है, ऑल द क्लासेस होना चाहिए, उल्टा चलता है। क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लें। सेकेंड हैंड फर्नीचर्स वर पुट टू ऑक्शन, नो एरर। बताएं इसमें क्या एरर है? मुझे लगता है बहुत से बच्चे तो तुरंत जान ही गए होंगे। फर्नीचर्स नहीं होता, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, बात समझ पा रहे हैं ना, कैटल्स नहीं होता, तो होता क्या है? फर्नीचर को जब प्लूरल बनाना होता है तो फर्नीचर के साथ तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगता ही लगता है, लेकिन फर्नीचर को, जो कि कलेक्टिव नाउन है प्लूरल बनाने के लिए, आइटम्स ऑफ जो है फर्नीचर्स लगाना पड़ता है, या आर्टिकल ऑफ फर्नीचर्स लगाना पड़ता है, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर्स लगाना पड़ता है। और क्या लगाना पड़ता है? सेवरल आइटम्स भी लगा सकते हो, सेवरल आइटम्स ऑफ फर्नीचर्स, काइंड्स ऑफ फर्नीचर भी लगा सकते हैं। ये सब लगा करके इसको प्लूरल बनाया जाता है, ना कि एस लगा करके, ठीक है। तो यही एस नहीं रहेगा, ये आपका वर्ड करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। फर्नीचर्स को आइटम्स ऑफ फर्नीचर, सेवरल आइटम्स ऑफ फर्नीचर, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, काइंड्स ऑफ फर्नीचर्स भी कहा जा सकता है, लेकिन फर्नीचर्स नहीं होगा। ओके, बी पार्ट में एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। द पॉन्ड इज फ्लोडेड विथ वाटर बिकॉज इट इज रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 days। इसको तो हर बच्चा ही जान जाएगा, ये आपका जो है एरर में आने वाला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स में आने वाला क्वेश्चन है। किसी भी प्रकार से इस रूल को तो पूछ ही लेता है, ठीक है, नहीं पूछेगा तो उसको लगेगा कि अरे मैंने तो गड़बड़ कर दी, ये आसान सा टॉपिक नहीं पूछा। क्वेश्चन नंबर 16 बताएं। कुछ भी नहीं, बस हिंट को देखें। यहाँ पर फॉर द लास्ट 3 days यानी टाइम दे दिया, तो इट इज़ रेनिंग कैसे होगा? इट हैज़ बीन रेनिंग होगा ना भाई, इट हैज़ बीन रेनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपका सी पार्ट में एरर है। फॉर द लास्ट 3 days माने अंतिम 3 दिनों से बारिश क्या हो रही है? हो रही है। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। बी पार्ट में एरर आपने ढूंढ लिया, इट इज़ रेनिंग नहीं, इट हैज़ बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली। क्वेश्चन नंबर 17। आफ्टर टास्टिंग, इसके बाद है बोथ जॉन प्रिफर्स टी देन, अच्छा ये टास्टिंग नहीं बेटे, टेस्टिंग लिखा है, ठीक है। आफ्टर टेस्टिंग, चाय कॉफ़ी को टेस्ट करना, टास्ट कोई शब्द ही नहीं होता, टास्क होता है। ओके, तो आफ्टर टेस्टिंग बोथ जॉन प्रिफर्स, अब देखिए टी टू देन कॉफ़ी है ना, तो ये मुझे लगता है आपको पता होगा, प्रिफर्स और प्रिफरेबल, सीनियर, सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, है ना, ये सब आपको पता है ना कि टू लेकर के चलते हैं, देन नहीं, तो आपको ध्यान करना होगा। सी पार्ट में एरर है। कौन कौन सा नोट कर लें? प्रिफर, प्रिफरेबल, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, ये सब आपका चलता है। ओके, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 देख लें। देयर इज़ नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई, बी पार्ट में फिर सो वी आर फ्री टू गो आवर वे। बताइए किस पार्ट में एरर है? आपको बताया गया है बिटवीन के साथ एक प्रोनाउन आए और एंड आए, तो हमेशा जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, याद आया। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर
बिटवीन यू एंड आई ना हो करके यू एंड मी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है। ओके, अगला बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। ही इज गिल्टी फॉर किलिंग एन इनोसेंट बर्ड। छोटा सा स्टेटमेंट है, ही इज गिल्टी फॉर किलिंग। आपको पता है ना गिल्टी के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? प्रीपोजिशन से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं, ठीक है, बताइए। गिल्टी ऑफ लगता है ना कि गिल्टी फॉर, ठीक है। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन जरूर से जरूर याद करें, जो कि एग्जाम में पूछता रहता है और आपको कंफ्यूज कर देता है। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, तो गिल्टी के साथ, गिल्टी मने होता है ना गिल्टी फील, आप कहते हैं ना अपराधी, दोषी, इस तरीके से आप करेंगे तो गिल्टी ऑफ लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लें। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो कौन सा इसमें करेक्ट है? डायलॉग की तो आपने पहचान ही लिया होगा कि गलत है। DIALOGUE होता है और DIE कर दिया है, ये इनकरेक्ट हो गया। जिराफ की भी इनकरेक्ट स्पेलिंग है। जिराफ की करेक्ट स्पेलिंग होती है GI, इसके बाद आप करेंगे RAFFE, जिराफ, ठीक है। तो ये भी आपका इनकरेक्ट था। सीसर्स यानी कैंची, ये सही है। ह्यूमरस की HUMOUROUS होता है, तो ये भी इनकरेक्ट था। बात समझ पा रहे ना? तो इसको आपने देख लिया कि सीसर्स माने कैंची, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लें। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। रेपिटेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? रेपे, ध्यान करिए तो नहीं भूलेगा, रेपेटिशन, ठीक है। तो देखिए रेपेटिशन किस ऑप्शन में है? तो बी ऑप्शन में है, ठीक है। रिपीटिशन ध्यान रखेंगे तो EI में कंफ्यूज हो जाएंगे। रेपेटिशन, ऐसे कंपटीशन में कंपेटिशन याद करिए, कंपेटिशन, ठीक है। अब देखिए कंपटीशन में PI था कि PE था, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कंपेटिशन, रेपेटिशन, ये जो री और कम है वो आपका एक प्रीफिक्स की तौर पे यूज हुआ है, और पेटिशन एक आपका पेटिशन, आप जानते भी हो है ना, कोर्ट का शब्द है ये पेटिशन। क्वेश्चन नंबर 22 देख लें। इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है। इसमें करेक्ट ढूंढना है कि इनकरेक्ट ढूंढना है? इसकी तो देखिए एयरिंग की भी करेक्ट है, टोरेंट की भी करेक्ट है, कैरिंग की भी करेक्ट है। इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है, इनकरेक्ट ढूंढना है। इसको ध्यान करें। गवर्नमेंट की गलत है, पेटू होता है ना, खब्बू है ना, आप कहते नहीं हो ग्लूटम, ग्लूटम मने पेटू होता है, ग्लूटम, GOUR, इसके बाद MET है, डबल R नहीं होगा। ये इसका मतलब जो बहुत ज़्यादा खाता है, पर्सन हु इट्स टू मच, है ना, कुछ भी दिन भर लगा रहे, ठीक है। ये आपका डी ऑप्शन नहीं होगा, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बाकी सब करेक्ट है। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन नंबर 22 में एक जो है ये आपका प्रिंट वो टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें इनकरेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 देख लें। टू फ्लैग अ डेड हॉर्स, इस टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है? आइडियमिक एक्सप्रेशन है, पूछता है विप अ डेड हॉर्स, मतलब एक मृत घोड़े को, विप माने चाबुक मारना, ऐसा तो होगा ही नहीं, शाब्दिक मीनिंग कुछ नहीं होता। मरे हुए घोड़े को चाबुक मारना ऐसा कोई है ही नहीं। इसके बाद देखिए अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, कुछ असंभव काम करने का प्रयास करना, तो ऐसा तो कुछ लग ही नहीं रहा है, समझ पा रहे हैं ना, ये भी नहीं होगा। वेस्ट वंस एफर्ट, यही सही है। फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब एक मृत घोड़े को क्या करना, दौड़ाने की कोशिश करना या उसमें एनर्जी भरना। तो वेस्ट वंस एफर्ट्स मतलब अपने जो है मेहनत को बेकार करना। और आपका टू टेक एडवांटेज ऑफ अ वीकनेस, ऐसा भी नहीं है कि कमज़ोर का फ़ायदा उठाना। तो आप ध्यान करेंगे टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब वेस्ट वंस एफर्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देख लें। टू मेक वंस ब्लड बॉयल, खून खौलाना, इसका क्या होगा? टू डेवलप फीवर, बुखार हो जाना किसी को, तो आपने कहा नहीं है। गेट एक्साइटेड मतलब क्या? किसी को उत्तेजित कर देना। टू मेक समवन नर्वस, किसी को नर्वस कर देना। या टू मेक समबडी फ्यूरियस, या क्या कर देंगे आप? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुस्से में खून, गुस्से के समय में खून में उबाल आना का मतलब कि जब कई बार गुस्सा लगता है तो क्या धड़कनें तेज हो जाती हैं, उसको कहते हैं खून में उबाल आना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है
क्वेश्चन नंबर 24 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइडियमिक एक्सप्रेशन वाले 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान करें। क्वेश्चन नंबर 25 देख लें। टू कॉल इट अ डे, इसका मीन्स क्या होगा? टू इनवाइट समवन, टू वर्क थ्रू द डे, टू स्टॉप डूइंग समथिंग स्पेशली वर्क, टू मेक अ मिस्टेक। बताइएगा। टू कॉल इट अ डे, इसको क्या, किसी को निमंत्रण देना, गलत हो गया। वर्क थ्रू डे मतलब पूरे दिन काम करना, या टू स्टॉप डूइंग समथिंग स्पेशली वर्क, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। और डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आपके कैसे अनुभव रहे इन प्रश्नों को लेकर के, कौन से प्रश्न में आपको डाउट लगा है ना, कहाँ से आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, या आपको आपके कितने मार्क्स आए, सभी बातों की चर्चा कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ लॉट ऑफ टाइम। थैंक्स अ लॉट।